Hello guys, welcome back to our channel Neat Sanjeevani again. This is Ritik Chhabra here with you. आज हम आपके लिए लाए हैं बायोलॉजी का नया चैप्टर जो कि है डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन। काफ़ी सिंपल चैप्टर है, आपको करने में मज़ा आएगा। इससे पहले हम मिनरल न्यूट्रिशन और बायोमोलिक्यूल्स की कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस ऐसी डाल चुके हैं और उससे पहले हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की वीडियोस भी डाल चुके हैं काफ़ी। अगर आप लोगों ने नहीं देखी और आप इंटरेस्टेड हैं तो आप जाकर देख सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे जब हम वीडियोस डालें तो आपके पास तुरंत पहुंच जाया करें। तो चलिए आज का चैप्टर फिलहाल करते हैं शुरू, डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन। बहुत ही आसान चैप्टर है जैसा कि मैंने आपको बताया है। इस चैप्टर में हम बेसिकली डील करेंगे विद द ऑर्गन्स, विद द प्रोसेस, विद द एंजाइम्स, विद द हार्मोन्स, और जो डाइजेशन का पूरा प्रोसेस है उससे हम पूरा इंट्रोडक्शन करेंगे अपना और देखेंगे कि कैसे हो रहा है डाइजेशन। अगर मैं चाहूँ तो वीडियो को छोटा भी बना सकता हूँ, लेकिन उससे आपके कुछ पॉइंट्स छूट सकते हैं, इसलिए मैं वीडियो को थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ। अगर आपको वीडियो ज़्यादा बड़ी लगे तो वीडियो को आप थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं स्टार्टिंग से और अपनी स्पीड वीडियो की 1.75x या 1.5x तक कर सकते हैं। आपको स्पीड पर इजीली समझ आ जाएगा, आई होप। सो चलिए शुरू करते हैं। यस, हियर इज़ आवर चैप्टर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। सो गाइज, वीडियो थोड़ा छोटा बनाने के लिए, ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो जाए, आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो, तो फटाफट से कवर करते हैं। वी विल नॉट कवर एवरीथिंग बट वी विल ऑल्सो लीव नथिंग। सो डोंट वरी, आपका चैप्टर अच्छे से कवर होगा इस वीडियो में। सो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 16, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो सबसे पहली बात डाइजेशन के बारे में, डाइजेशन इज कैरिड आउट बाय डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सब आप लोग जानते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, बाय मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल मेथड्स, दोनों मेथड से होता है डाइजेशन। मैकेनिकल हमारे माउथ में, जैसा कि हम अपने आप च्यू करते हैं तो वो मैकेनिकल प्रोसेस है। फिर बायोकेमिकल है, हमारे अंदर जो चल रहा है वो पूरा प्रोसेस बायोकेमिकल है, उसके लिए हमें कुछ करने की नीड नहीं है, वो सब ऑटोनोमस हो रहा है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा इट कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कनाल एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स। अभी एलिमेंट्री कनाल चीज़ क्या है इसके बारे में जानते हैं। तो एलिमेंट्री कनाल है, ये हमारा शुरू होता है, हमारे एंटीरियर ओपनिंग जो है इसकी वो है माउथ, जो कि हमारा माउथ आप सब लोग जानते हैं, और इसका पोस्टीरियर एंड है एनस। तो ये हमारा पूरा एलिमेंट्री कनाल माउथ से शुरू होकर एनस पर फिर फिनिश होता है। तो जो माउथ है इट लीड्स टू बक्कल और ओरल कैविटी। जो माउथ के अंदर हमारी एक कैविटी है पूरे माउथ के अंदर, दिस इज बक्कल कैविटी और ओरल कैविटी। और जो ओरल कैविटी होती है इसमें टीथ प्रेजेंट होते हैं, टंग प्रेजेंट होती है, और जो हमारे टूथ होते हैं दे आर एम्बेडेड इन अ सॉकेट ऑफ जो बोन। एक जो की बोन होती है उसको सॉकेट टाइप होता है, उसमें अटैच होते हैं, और इस टाइप के अटैचमेंट को बोलते हैं थीकोडोंट डेंटिशन। आप इस बात को ध्यान रखिएगा। और मेजॉरिटी ऑफ मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स दे फॉर्म टू सेट्स ऑफ टीथ ड्यूरिंग देयर लाइफ, एज वी ऑल्सो फॉर्म टू टीथ ड्यूरिंग आवर लाइफ। एक तो मिल्क टीथ होते हैं, फिर हमारे परमानेंट टीथ्स होते हैं। और इस टाइप के डेंटिशन को हम बोलते हैं डाइफायोडोंट डेंटिशन। एडल्ट में आपको पता है 32 परमानेंट टीथ्स होते हैं और 4 टाइप्स के टीथ होते हैं हमारे। इस डेंटिशन को बोलते हैं हेटेरोडोंट डेंटिशन, यानी कि अलग अलग टाइप के टीथ्स होना। तो नेमली इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं ICPMM। और आगे फॉर्मूला आप देख सकते हैं, डेंटल फॉर्मूला जो एडल्ट ह्यूमन का है जो कि 32 परमानेंट टीथ्स वाला, वो है 2123/2123, यानी कि 2123, 2 इंसीजर, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर्स एंड 3 मोलर्स इन अपर हाफ। ऊपर के सारे दांत जो हैं उनका भी हाफ, जो लेफ्ट साइड या राइट साइड आप कह सकते हैं, वहाँ पर है 2123। फिर अगेन देन सेम इन द राइट साइड, एंड देन बिलो जो जो हमारा है उसमें भी ऐसे ही लेफ्ट और राइट में 2123 चलता है पूरा फिनोमिना। जो हमारा सरफेस है टीथ का, हार्ड च्यूइंग सरफेस होता है, इट इज़ मेड अप ऑफ इनेमल, जो कि मेस्टिकेशन ऑफ फूड में हेल्प करता है। टंग जो है इट इज़ अ फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन, जो कि अटैच होता है ऑरल कैविटी के फ्लोर से बाय द हेल्प ऑफ फ्रेन्यूलम। एक फाइबर लाइक होता है फ्रेन्यूलम, उससे ये अटैच होता है टंग ओरल कैविटी के फ्लोर से। जो अपर सरफेस ऑफ टंग होता है इट हैज़ स्मॉल प्रोजेक्शंस कॉल्ड पैपिले, और टेस्ट बड्स भी प्रेजेंट होती हैं इसी पर कुछ। तो ये हमारा एक ओरल कैविटी का थोड़ा सा ब्रीफ में बताया गया था। फिर ओरल कैविटी के बाद हमारा क्या आता है, इट लीड्स इनटू अ शॉर्ट फेरिंग्स, जो कि सर्व करता है एज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। उसके बाद फिर ईसोफेगस और ट्रैकिया जो होते हैं फिर वो कंबाइनली ओपन करते हैं फेरिंग्स में।
और फेरिंग्स में फिर एक कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है एपिग्लोटिस, जो कि प्रिवेंट करता है एंट्री ऑफ फूड इनटू द ग्लोटिस। अभी आपको मैं डायग्राम में दिखाऊंगा, जो कि विंड पाइप की ओपनिंग होती है उसमें फूड को जाने से रोकता है तो स्वेलिंग के टाइम पे। और ईसोफेगस जो होती है एक थिन लॉन्ग ट्यूब है जो कि पोस्टीरियर से पास करती है, हमारे फ्रंट से नहीं, पोस्टीरियर से पास करेगी, पासिंग थ्रू द नेक, थॉरेक्स एंड डायफ्रैगम एंड लीड्स टू अ जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर। स्टमक, सब बेसिक बातें बताई गई इसमें, फिर भी मैं एक बार आपको इंट्रो करा रहा हूँ। स्टमक जो है हमारा अपर लेफ्ट पोर्शन में लोकेटेड होता है। 3 मेजर पार्ट्स होते हैं इसके। कार्डियक, जो कि ईसोफेगस जहाँ पर ओपन होता है उस पार्ट को हम बोलते हैं कार्डियक, ये भी अभी आपको डायग्राम में दिखाऊंगा मैं। और फंडिक रीजन होता है उसके बाद फिर, एंड देन पिलोरिक पोर्शन जो कि ओपन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, ये सी शेप्ड और यू शेप्ड में थोड़ी कन्फ्यूजन है, तो इसमें कुछ कह नहीं सकते। आपको सी शेप आए तो आप सी शेप लगाइएगा, यू शेप आए तो यू लगाइएगा, दोनों साथ में नहीं देंगे, क्योंकि एनसीईआरटी ही बोल रही है यहाँ पर सी शेप बोल रही है, आगे जाकर ये यू शेप बोलेगी ड्यूडेनम को, तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद फिर एक लॉन्ग कॉइल मिडल पोर्शन होता है जियोजेनम, और फिर हाईली कॉइल्ड इलियम। उसके बाद जो ओपनिंग होती है स्टमक की इनटू द ड्यूडेनम, इट इज़ गार्डेड बाय पिलोरिक स्फिंक्टर, क्योंकि पिलोरिक पोर्शन है वहाँ पर, तो इट इज़ गार्डेड बाय पिलोरिक स्फिंक्टर। और जो इलियम है इट ओपन्स इनटू देन लार्ज इंटेस्टाइन, जो कि कंसिस्ट करता है ऑफ सीकम, कॉलन एंड रेक्टम। जो सीकम है ये एक स्मॉल ब्लाइंड सैक होता है जिसमें कुछ सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जो कि होस्ट करता है, विच होस्ट सम सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो कि हमारे फ़ायदा करते हैं। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, हम उनका फ़ायदा करते हैं, वो हमारा फ़ायदा करते हैं। तो जो नैरो फिंगर लाइक ट्यूबुलर प्रोजेक्शंस होते हैं ये भी प्रेजेंट होता है। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स विच इज़ वेस्टिजियल ऑर्गन, किसी काम का ऑर्गन नहीं है अब हमारा ये, अराइजेज फ्रॉम दी सीकम, और जो सीकम है इट ओपन्स इनटू दी कॉलन, और जो कॉलन है फिर वो डिवाइड करेगा 3 पार्ट्स में, असेंडिंग, ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग। उसके बाद जो डिसेंडिंग पोर्शन है इसका वो ओपन करेगा रेक्टम में, जो कि ओपन करेगा आउटसाइड ऑफ द बॉडी थ्रू दी एनस। तो उसके बाद वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल की हम बात करें उससे पहले एक बार मैं आपको फिगर में दिखा देता हूँ। दिस इज़ अ बेसिक डायग्राम ऑफ अ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। कैसे, देखिए ओरल कैविटी या माउथ है सबसे पहले, माउथ के बाद फिर देन ओरल कैविटी, देन उसके बाद माउथ में ही पैरोटिड ग्लैंड है, सब मैक्सिलरी सब लिंगुअल ग्लैंड है, ये सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं जो कि सलाइवा रिलीज करती हैं। उसके बाद देन फेरिंग्स, उसके बाद ये बराबर में जो आप रेड कलर का देख रहे हैं फेरिंग्स के बराबर में, ये विंड पाइप की तरफ रास्ता जा रहा है, और ये जो स्किन कलर का है ये ईसोफेगस आप देख पा रहे हैं। फिर ईसोफेगस से नीचे स्टमक में आए, स्टमक के बाद ये इधर आप लीवर, गॉल ब्लैडर देख पा रहे हैं, पेंक्रियाज, देन उसके बाद ये ड्यूडेनम में खुलता है स्टमक, देन ड्यूडेनम के बाद फिर ये नीचे जियोजेनम एंड देन इलियम, उसके बाद ये कंबाइन करके फिर नीचे देखिए वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है, और देन सीकम, एंड देन फिर असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन, देन रेक्टम, एंड देन आउटसाइड ऑफ द बॉडी विच इज़ एनस। बाकी आप ये स्टमक का डायग्राम देख सकते हैं। देखिए जहाँ पर ईसोफेगस एंटर हुआ वो है कार्डियक पोर्शन, और कार्डियक के ऊपर है फंडिक पोर्शन यानी कि फंडस जिसे लिखा गया है, एंड देन पिलोरिक पोर्शन नीचे है जो कि ओपन होगा ड्यूडेनम के अंदर। अब हम बात करते हैं वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल की। सो जो एलिमेंट्री कैनाल की 4 लेयर्स हैं वो हैं सेरोसा, मस्कुलरिस, सब मिकोसा और मिकोसा, और ये सभी अलग अलग मॉडिफिकेशन शो करती हैं अलग अलग पार्ट्स के एलिमेंट्री कैनाल में। तो सबसे पहले बात करते हैं सेरोसा की। सेरोसा जो है वो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है एलिमेंट्री कैनाल की, जो कि इट इज़ मेड अप ऑफ थिन मीजोथीलियम। ये जो मीजोथीलियम है इट इज़ एपिथीलियम ऑफ विसरल ऑर्गन्स। विसरल ऑर्गन्स मतलब जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, इनका जो एपिथीलियम होता है उसको ही मीजोथीलियम बोलते हैं, आप इस बात को ध्यान रखिएगा। एंड विद सम कनेक्टिव टिश्यूज़, तो सेरोसा हमारी बनी है थिन मीजोथीलियम से विद सम कनेक्टिव टिश्यूज़। इसका मेन रोल प्रोटेक्शन वगैरह का है, तो इसका कोई खास ऐसा रोल नहीं। फिर आती है मस्कुलरिस, इसका कुछ रोल है मूवमेंट्स में। तो मस्कुलरिस इज फॉर्म्ड बाय स्मूथ मसल्स यूजुअली अरेंज इनटू एन इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडिनल, अभी मैं आपको ये चीज़ डायग्राम में दिखाता हूँ, एंड एन ओब्लिक मसल लेयर में भी प्रेजेंट इन सम रीजन, मेनली इन स्टमक। स्टमक के पोर्शन में प्रेजेंट होती है ओब्लिक मसल लेयर। इसका कोई ऐसा खास फंक्शन आपके कोर्स में नहीं है, तो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो अब उसके बाद करते हैं सब मिकोसल लेयर की बात। जो सब मिकोसल लेयर है इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ लूज कनेक्टिव विच कंटेन नर्व्स, ब्लड, लिम्फ वेसल्स, तो ये सब कंटेन करता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेयर है। और ड्यूडेनम में जो ग्लैंड्स होती हैं वो भी सब म्यूकोसा में ही प्रेजेंट होती हैं। तो जो सबसे इनर मोस्ट लेयर की अब बात करें जो कि है म्यूकोसा, तो जो ल्यूमेन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल को मार्क करेगी, द इनर मोस्ट लेयर लाइनिंग द ल्यूमेन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, इट इज़ द म्यूकोसा। तो जो ये लेयर है ये फॉर्म करेगी इरेगुलर फोल्ड्स, रगी इन द स्टमक, एंड विलाय के बारे में आपने सुना होगा, स्मॉल फिंगर लाइक फोल्डिंग्स, विलाय इन दी स्मॉल इंटेस्टाइन, तो वो काम करेगी म्यूकोसा, जो कि सबसे इनर मोस्ट है, आपको समझ जाना चाहिए, क्योंकि म्यूकोसा इनर मोस्ट है तो विलाय ही अंदर प्रेजेंट है, तो विलाय म्यूकोसा में ही होगी। आप
इजीली अंडरस्टूडेबल बात है। उसके बाद जो सेल्स लाइनिंग द विलाय दे प्रोड्यूस न्यूमरस माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शंस कॉल्ड माइक्रोविलाय। अब विलाय के अंदर भी माइक्रोविलाय प्रेजेंट होती है गिविंग अ ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस, जो कि इसका सरफेस एरिया इंक्रीज करती हैं अब्जॉर्प्शन इंक्रीज करने के लिए। और विलाय दे आर सप्लाइड विद अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज एंड अ लार्ज लिम्फ वेसल कॉल्ड द लैक्टियल विच अब्जॉर्ब द फैट ग्लोब्यूल्स, जो कि काइलोमाइक्रोन, अभी हम आगे बात करेंगे उसके बारे में। म्यूकोसल एपिथेलियम जो होती है, इट हैज़ गॉबलेट सेल्स ऑल्सो विच सिक्रीट म्यूकस दैट हेल्प इन ल्यूब्रिकेशन। एंड म्यूकोसा ऑल्सो फॉर्म ग्लैंड इन द स्टमक, जो कि गैस्ट्रिक ग्लैंड है वो म्यूकोसा में है। एंड क्रिप्ट्स इन बिटवीन द वेसिस ऑफ विलाय इन द इंटेस्टाइन, जो कि हम बोलते हैं क्रिप्ट्स ऑफ लिबरक्वेन, तो ये भी म्यूकोसा ही फॉर्म करती है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, सब म्यूकोसा बनाएगी, मेनली ग्लैंड्स जो हैं सब म्यूकोसा में प्रेजेंट होंगी, लेकिन कुछ जैसे कि गैस्ट्रिक ग्लैंड है वो म्यूकोसा में भी प्रेजेंट होंगी। अब बात करते हैं एक बार इसके डायग्राम की। ये देखिए, आउटर मोस्ट सेरोसा एंड देन मस्कुलरिस में इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडिनल। ये बात कही गई थी कि इनर में सर्कुलर प्रेजेंट होगी और आउटर में लॉन्गिट्यूडिनल, आप देख पा रहे होंगे फिगर में। एंड देन फिर सब म्यूकोसा एंड देन म्यूकोसा और इंटरस्टाइन, फिर उसके अंदर ल्यूमेन आ जाता है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं विलाय का डायग्राम, विलाय कैसे इसके अंदर लैक्टियल प्रेजेंट हैं और आर्टरीज वेन्स कैसे इनमें आ जा रही हैं, जो कि एब्जॉर्प्शन का काम करती हैं, क्योंकि ब्लड में ही एब्जॉर्ब होता है सारा जो बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स हम अभी देखेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स के और प्रोटीन्स वगैरह, वो सब इनके अंदर ही एब्जॉर्ब होते हैं फाइनली जाकर ब्लड वेसल्स में, जो कि विलाय के अंदर प्रेजेंट होती हैं। सो मूव करते हैं अब फाइनली हमारी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पर। सो 3 डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं हमारे पास, सलाइवरी ग्लैंड्स, लिवर और पैंक्रियास। सलाइवरी ग्लैंड का मेन काम क्या है? सलाइवा प्रोड्यूस करना, जो कि 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स हमारे पास प्रेजेंट है। एक है पैरोटिड, जो कि चीक्स में प्रेजेंट है, अभी आपने डायग्राम में देखा था। एंड देन सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर पार्ट, जो कि लोअर जो में प्रेजेंट होती है। एंड द सबलिंगुअल विच इज प्रेजेंट बिलो द टंग। तो 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स हमारे प्रेजेंट है। एंड दीज ग्लैंड सिचुएटेड जस्ट आउटसाइड द बक्कल कैविटी and they secrete salivary juice into the buccal cavity. Then talking about liver, the largest gland of the body and weighing about 1.2 to 1.5 kg in adult human. तो ये क्या काम करता है? ये मेनली प्रोड्यूस करेगा बाइल जूस। और ये लिवर ग्लैंड जो प्रेजेंट है ये हमारी एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट है बिलो द डायफ्राम। एंड इट हैज़ 2 लोब्स, जो हेपेटिक लोब्यूल्स होते हैं वो होते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ लिवर, जो कि कंटेन करते हैं हेपेटिक सेल्स, जो कि फाइनली फॉर्म करते हैं बाइल जूस। तो जो लोब्यूल है, इसके 2 लोब्यूल्स, ये हेपेटिक लोब्यूल्स हैं, दे आर कवर्ड बाय थिन कनेक्टिव टिश्यू शीथ कॉल्ड ग्लिसन्स कैप्सूल। जो लोब्यूल्स प्रेजेंट होंगे दे आर कवर्ड बाय ग्लिसन्स कैप्सूल, आप ये बात ध्यान रखिएगा। और जो बाइल सिक्रीट करेंगे हेपेटिक सेल्स, वो पास करेगा थ्रू हेपेटिक डक्ट्स एंड फाइनली वो स्टोर हो जाता है एक थिन मस्कुलर सैक में विच इज कॉल्ड द गॉल ब्लैडर। जो गॉल ब्लैडर की डक्ट होती है, सिस्टिक डक्ट, अलॉन्ग विद द हेपेटिक डक्ट, वो फिर लिवर से बाहर निकलती है एज द कॉमन बाइल डक्ट। आप डायग्राम में नीचे देख सकते हैं, इस गॉल ब्लैडर देखिए आप, और ये डक्ट्स फ्रॉम ब्लैडर एंड देन डक्ट्स फ्रॉम लिवर, हेपेटिक डक्ट्स, और ये सिस्टिक डक्ट, फिर फाइनली ये कॉमन बाइल डक्ट की फॉर्म में निकलती है और पैंक्रियाज के साथ जाकर जुड़ती है ये। उसके बाद फिर ये निकलती है एज अ कॉमन हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट, जो कि खुलती है ट्यूडिनम के अंदर। अब बात करें पैंक्रियाज की, तो पैंक्रियाज जो होती हैं ये होती है कंपाउंड ग्लैंड, ये एक्सोक्राइन भी होती हैं और एंडोक्राइन भी होती हैं। एंड दे आर सिचुएटेड बिटवीन द लिम्स ऑफ यू शेप ड्यूडेनम। देखिए यहाँ पर यू शेप का है, वहाँ पर पहले सी शेप बोला था इन्होंने ड्यूडेनम को, अब यहाँ पर बताया है यू शेप। तो ये सिचुएटेड होती है बिटवीन द लिम्स ऑफ ड्यूडेनम। तो इसका जो एक्सोक्राइन पोर्शन है वो हमारा काम का है यहाँ पर तो फिलहाल, विच सिक्रीट्स एन एल्कलाइन पैंक्रियाटिक जूस कंटेनिंग एंजाइम्स, एंड द एंडोक्राइन पोर्शन जो कि हॉर्मोन्स, इंसुलिन, ग्लूकागोन ये सब रिलीज करेगा। तो ये थी हमारी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो अब हमें बेसिक फिजियोलॉजी जो डाइजेस्टिव सिस्टम की है उसके बारे में पूरी जानकारी मिल गई है, जो ग्लैंड्स इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं उनके बारे में जानकारी मिल गई है। अब हम बात करेंगे कि ये प्रोसेस होता कैसे है। फाइनली डाइजेशन जो होता है ये जब हम कोई चीज़ खाते हैं फ्रॉम द माउथ टिल इट इजेक्ट्स फ्रॉम द एनस, वहाँ तक की अब हम पूरी बात करेंगे कि ये डाइजेशन का प्रोसेस क्या है, कैसे अब्जॉर्प्शन हो रहा है, कैसे एसिमिलेशन हो रहा है, एंड देन उससे रिलेटेड डिजीजेज क्या क्या हो सकती हैं। तो डाइजेशन सबसे पहले हमारा ओरल कैविटी में शुरू हो जाता है। जो बकल कैविटी है मेनली 2 फंक्शंस परफॉर्म करती है, एक तो मैस्टिकेशन ऑफ फूड और दूसरा फैसिलिटेशन ऑफ स्वेलोइंग। स्वेलो करेगी फूड को और मैस्टिकेट करेगी। जो टीथ और टंग होंगे दे विद द हेल्प ऑफ सलाइवा
मैस्टिकेट एंड मिक्स अप द फूड थोरोली, क्या करेंगे टीथ और टंग सलाइवा की हेल्प से मैस्टिकेट करेंगे फूड को, अच्छी तरह से गूथेंगे एंड देन मिक्सअप कर देंगे फूड को। तो जो म्यूकस होगा सलाइवा में वो भी हेल्प करेगा ल्यूब्रिकेट करने में और एडर यानी चिपकाने में, जो मैस्टिकेटेड फूड पार्टिकल्स होंगे उनको बॉल्स की फॉर्म में चिपकाने में काम करेगा म्यूकस। एंड देन जो बॉल्स होंगे वो कन्वे हो जाएंगे इनटू द फेरिंग्स एंड देन इनटू द ईसोफेगस बाय डीग्लटिशन। तो जो बोलस होंगे वो फिर पास करेंगे नीचे ईसोफेगस में बाय सक्सेसिव वेव्स कॉल्ड दी पेरिस्टेल्सिस, पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट भी बोलते हैं जो ये मूवमेंट होती है इसको। तो पेरिस्टेल्सिस के थ्रू ये नीचे फिर ईसोफेगस में पास करेंगी, जहाँ से ये जाएंगी स्टमक के अंदर। तो जो गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर है वो कंट्रोल करता है पैसेज ऑफ फूड इनटू द स्टमक, कि स्टमक में फूड कब भेजना है कब नहीं भेजना है। और जो सलाइवा हमने अभी देखा था, सलाइवा इज सिक्रेटेड इनटू द ओरल कैविटी, इट कंटेन्स इलेक्ट्रोलाइट्स सच एज सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड एंड कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, इस टाइप के प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स इसमें। और एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। एंजाइम्स कौन से भला? सलाइवरी अमाइलेज हो गया, लाइजोजाइम हो गया जो कि बैक्टीरियाज को किल करने का काम करेगा। तो जो केमिकल प्रोसेस है डाइजेशन का ये हमारी ओरल कैविटी में ही शुरू हो जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, बाय द हाइड्रोलिटिक एक्शन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम सलाइवरी अमाइलेज, जो कि कार्बोहाइड्रेट को स्प्लिट करने का काम माउथ में ही ओरल कैविटी में ही शुरू कर जाता है। जो 30% स्टार्च है वो यहीं पर हाइड्रोलाइज हो जाती है बाय दिस एंजाइम। और यहाँ का ऑप्टिमम पीएच क्या रहता है? जनरली 6.8। तो ये क्या करेगा, जो सलाइवरी अमाइलेज है ये कन्वर्ट कर देगा इनटू अ डाइसैकेरॉइड माल्टोज में कन्वर्ट कर देगा ये स्टार्च को। तो जो लाइजोजाइम है वो अभी आपको मैंने बताया एंटीबैक्टीरियल एजेंट है जो कि इन्फेक्शन से प्रिवेंट करेगा। उसके बाद हमारा फूड फिर ईसोफेगस में जाके पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू गैस्ट्रो ईसोफिजियल स्फिंक्टर से पास होकर स्टमक में फाइनली पहुंचेगा। अब स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो प्रेजेंट होती हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के 3 मेजर टाइप्स ऑफ सेल होते हैं इसमें। एक तो म्यूकस सेल्स होते हैं विच सिक्रीट द म्यूकस, दूसरे होते हैं पेप्टिक सेल्स या फिर चीफ सेल्स जो कि सिक्रेट करेंगे द इम्पॉर्टेंट प्रो एंजाइम पेप्सिनोजिन, और तीसरे होते हैं पैराइटल और ऑक्जेंटिक सेल्स जो कि सिक्रेट करेंगे HCl, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड इंट्रिंसिक फैक्टर भी ये रिलीज़ करते हैं जो कि एसेंशियल होता है फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। तो जो स्टमक में डाइजेशन होगा वो गैस्ट्रिक ग्लैंड के इन तीनों सेल्स की वजह से होगा। तो स्टमक जो है वो जनरली फूड को 4 to 5 आवर्स तक स्टोर करके रखता है। जो फूड मिक्स होता है थोरोली विद एसिडिक गैस्ट्रिक जूस, तो जो चर्निंग मूवमेंट्स होती हैं इसकी उसको हम बोलते हैं काइम। जो प्रोएंजाइम पेप्सिनोजिन है जब वो HCl के एक्सपोजर में आता है तो इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू एक्टिव एंजाइम पेप्सिन, जो कि प्रोटियोलिटिक एंजाइम होता है स्टमक का, यानी प्रोटीन ब्रेकिंग एंजाइम, प्रोटियोलिटिक एंजाइम है स्टमक का। तो जो पेप्सिन होता है ये कन्वर्ट करेगा प्रोटीन को इनटू प्रोटियोजेज एंड पेप्टोन्स जो कि पेप्टाइड्स होते हैं। तो उसके बाद जो म्यूकस और बाइकार्बोनेट्स प्रेजेंट है गैस्ट्रिक जूस में वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन द ल्यूब्रिकेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ म्यूकोसल एपिथेलियम फ्रॉम एक्सकोराइजेशन बाय हाईली कंसनट्रेटेड HCl। तो जो HCl से प्रोटेक्ट करने में हेल्प करेंगे स्टमक को वो है हमारे म्यूकस और बाइकार्बोनेट्स। HCl प्रोवाइड करता है 1.8 एसिडिक pH, ऑप्टिमल फॉर पेप्सिन्स। इसके बिना पेप्सिन काम नहीं कर सकते, पेप्सिनोजिन पेप्सिन में कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं। और रेनिन जो होता है इट्स अ प्रोटियोलिटिक एंजाइम विच इज़ फाउंड इन गैस्ट्रिक जूस ऑफ इन्फेंट्स, ये इन्फेंट्स में प्रेजेंट होता है मेनली, विच हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन। जो कैल्शियम पैराकैसिनेट होता है उसके डाइजेशन में ये काम करता है। और स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइपेजेस दे आर ऑल्सो सिक्रेटेड बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। और इन्फेंट्स में जहाँ तक बात करें हम, जो रेनिन है ये भी एसिडिक एनवायरनमेंट में ही काम करता है मेनली, और ये मिल्क के प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है। तो उसके बाद हम आते हैं हमारे इंटेस्टाइन पर, क्योंकि स्टमक में फूड जब हो जाएगा डाइजेस्ट, प्रोटीन वगैरह अपना काम कर चुके होंगे पेप्टोज वगैरह, तो एंजाइम का काम होने के बाद ये आएगा इंटेस्टाइन के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। और यहाँ पर जो सारी ये मस्कुलरिस लेयर है, ये मस्कुलरिस लेयर वेरियस मूवमेंट्स कोज करती है जो कि हेल्प करते हैं इन द थॉरो मिक्सिंग अप ऑफ फूड विद द वेरियस सिक्रीशन इन द इंटेस्टाइन। जो इंटेस्टाइन में मेनली सिक्रीशंस पास होते हैं वो कौन से हैं? बाइल जूस, पैंक्रियाटिक जूस जो कि कॉमन बाइल डक्ट और पैंक्रियाटिक डक्ट से आके जाते हैं हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट से होकर, जो कि स्फिंक्टर ऑफ ओडियाई गार्ड करता है उसको, वहाँ से ही आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। और इंटेस्टाइनल जूस जो कि इंटेस्टाइन में ही गॉबलेट सेल्स होती हैं वो रिलीज़ करते हैं। तो ये तीनों सिक्रीशन स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन इज द मेन एरिना ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड, ये बात आप ध्यान रखिएगा, और मेन एरिना ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड ऑल्सो। तो जो पैंक्रियाटिक जूस और बाइल जूस हैं ये पैटो पैंक्रियाटिक डक्ट में रिलीज होंगे
एंड देन पैंक्रियाटिक जूस के बारे में हम बात करें, पैंक्रियाटिक जूस कंटेन करता है ट्रिप्सिनोजिन, काइमोट्रिप्सिनोजिन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज, एमाइलेज, लाइपेज एंड न्यूक्लियस, जो कि अलग अलग चीज़ों को डाइजेस्ट करने में काम आएंगे। अभी आप देखेंगे ये ट्रिप्सिनोजिन, काइमोट्रिप्सिनोजिन और प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज जो हैं, दे आर ऑल इनएक्टिव एंजाइम्स। तो जो ये सब एक्टिवेट होते हैं, ये होते हैं बाय एंटेरोकाइनेज। ये बात आप ध्यान रखिएगा। ट्रिप्सिनोजिन ये देखिए, इट इज़ एक्टिवेटेड बाय एंजाइम एंटेरोकाइनेज सिक्रेटेड बाय इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, जो कि फिर बाकी अदर एंजाइम्स जो कि हमारे काइमोट्रिप्सिनोजिन और प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज है उनको भी एक्टिवेट कर देगा। और फाइनली पैंक्रियाटिक जूस हमारा फुल्ली रेडी है अपना काम करने के लिए। तो जो बाइल जूस है वो जनरली पिगमेंट्स कंटेन करता है, बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन, बाइल सॉल्ट्स, कोलेस्ट्रॉल्स एंड फॉस्फोलिपिड्स, लेकिन इसमें कोई एंजाइम नहीं होता। आप इस बात को ज़रूर ध्यान रखिएगा। दिस जूस हैज़ नो एंजाइम, इसलिए इसको ट्रू डाइजेस्टिव जूस हम नहीं बोल सकते हैं। And this bile helps in emulsification of fats, that is breaking down of fats into very small micelles। तो बाइल जो है ये लाइपेज को भी एक्टिवेट करता है। तो जो इंटेस्टाइनल म्यूकोसल एपिथेलियम भी आपको मैंने बताया था, गॉबलेट सेल्स होते हैं जो कि म्यूकस सिक्रेट करते हैं, और साथ ही साथ इंटेस्टाइनल म्यूकोसा जो होती है वो सकस एंटेरिकस रिलीज़ करेगी, जो गॉबलेट सेल्स होंगे, और एंटेरोकाइनेज वगैरह सब रिलीज़ होगा जो कि पैंक्रियाटिक जूस को एक्टिवेट करने में काम आएगा। तो उसके बाद इस जूस में क्या क्या मिलता है हमें, सकस एंटेरिकस में इसकी बात करते हैं। इसमें मिलता है हमें डाइसैकेराइडेज और डाइपेप्टाइडेज, लाइपेज, न्यूक्लियोसाइडेज, इन सब का भी अलग अलग डाइजेशन में काम है, अभी इनके बारे में भी पढ़ेंगे हम। तो जो म्यूकोस है, इट अलॉन्ग विद द बाइकार्बोनेट्स फ्रॉम द पैंक्रियाज इट प्रोटेक्ट्स द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। यहाँ पर पैंक्रियाज से जो म्यूकस और बाइकार्बोनेट आया है वो प्रोटेक्ट करेंगे इंटेस्टाइनल म्यूकोसा को। जैसे स्टमक में म्यूकस और बाइकार्बोनेट्स ने प्रोटेक्ट किया था स्टमक की लेयर को, ऐसे ही ये प्रोवाइड करेंगे। साथ ही साथ एल्कलाइन मीडियम जो कि 7.8 pH का होता है लगभग, फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़, जो कि यहाँ पर रिक्वायर्ड होता है सब एंजाइम्स को। अलग अलग एंजाइम के हिसाब से उसको वैसा ही pH प्रोवाइड करा जाता है। जैसे स्टमक में प्रोवाइड करा था हमने 1.8, माउथ में 6.8 एंड यहाँ पर देन 7.8। जो सब म्यूकोसल ग्लैंड होती है वो भी हेल्प करती है इसमें, जैसे कि ब्रूनर्स ग्लैंड सब म्यूकोसल ग्लैंड का एग्जांपल, वो भी इस चीज़ में हेल्प करती है। अब इंटेस्टाइन में क्या काम हो रहा है इसको एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं, बाकी पूरे चैप्टर की फिर एक समरी फॉर्म में अभी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा पूरा। तो जो प्रोटीन, प्रोटियोजेज और पेप्टोन्स जो हमारे स्टमक में कन्वर्ट हुए थे प्रोटीन से, तो वो क्या करेंगे, अब वो यहाँ पर ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सीपेप्टिड्स उन पर एक्ट करेंगे और वो फाइनली डाइपेप्टाइड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। और जो कार्बोहाइड्रेट्स होंगे उन पर एक्ट करेगा पैंक्रियाटिक अमाइलेज जो कि उनको डाइसैकेराइड्स में कन्वर्ट करेगा। फैट्स जो होंगे उन पर एक्ट करेगा लाइपेज जो कि उनको डाइग्लिसराइड और मोनोग्लिसराइड में कन्वर्ट करेगा। जो न्यूक्लियस होंगे पैंक्रियाटिक जूस में वो न्यूक्लिक एसिड को कन्वर्ट कर देंगे न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड्स में। उसके बाद जो सकस एंटेरिकस के एंजाइम्स हैं देखते हैं वो क्या क्या काम करते हैं इंटेस्टाइन में। ये भी इंटेस्टाइन में ही चला है काम, अब आगे भी इंटेस्टाइन में ही चलेगा, लेकिन इंटेस्टाइनल जूस यानी कि सकस एंटेरिकस के जो एंजाइम्स हैं अब करेंगे वो काम। जो सकस एंटेरिकस के एंजाइम्स हैं ना, ये फाइनल प्रोडक्ट्स में आपको सिंपल प्रोडक्ट्स बिल्कुल बनाकर फाइनली दे देंगे आपके पास, जो कि आप एब्जॉर्ब करवा सकते हैं अपनी बॉडी में। आप नहीं करेंगे, सिंपल सी बात है, बायोकेमिकल मेथड से अपने आप चल रहा है सारा काम। तो जो डाइपेप्टाइडेज है वो डाइपेप्टाइड को अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देगा, सिंपल फॉर्म है जो प्रोटीन की। माल्टेज माल्टोज को ग्लूकोज में तोड़ देगा, लैक्टेज लैक्टोज को ग्लूकोज में तोड़ देगा, सुक्रेज सुक्रोज को ग्लूकोज में तोड़ देगा, फ्रक्टोज में तोड़ देगा। एंड देन जो न्यूक्लियोटाइड्स न्यूक्लियोसाइड्स ये बने हैं, इन पर न्यूक्लियोटाइडेज न्यूक्लियोसाइडेज ये काम करेंगे, और जो डाई एंड मोनोग्लिसराइड्स थे उन पर फिर लाइपेज काम करेंगे, और वो फाइनली फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स है सारी, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल के अलावा। ये डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है विलाई, इनका अलग प्रोसेस है, इनका भी आपको बताते हैं प्रोसेस। तो जो ब्रेक डाउन ऑफ बायोमाइक्रोमोलिक्यूल्स है जो कि ऊपर मेंशन किया गया है इन द ड्यूडेनम रीजन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, होगा ये सारा काम ड्यूडेनम रीजन में स्मॉल इंटेस्टाइन के। अब जो ये हमारे सिंपलर सब्सटेंसेस बन गए हैं ये फाइनली हमारे ज्यूजेनम और इलियम रीजन में एब्जॉर्ब हो जाएंगे। ये फाइनली जो ज्यूजेनम और इलियम रीजन है ये मेनली एब्जॉर्प्शन का ही काम करते हैं। जो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन का काम आपको ऊपर अभी बताया, ये ड्यूडेनम रीजन में होगा सारा काम। तो जो अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्ब सब्सटेंस होंगे वो फिर लार्ज इंटेस्टाइन में पास हो जाएंगे, जिन पे फिर कोई डाइजेस्टिव एक्टिविटी फाइनली नहीं होगी। हालांकि कुछ एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, इनमें से वाटर का, मिनरल्स का, सर्टेन ड्रग्स का, और म्यूकस थोड़ा सिक्रीट करेगा लार्ज इंटेस्टाइन जो कि इस वेस्ट को चिपकाने में, एडहेयर करने में काम करेगा और ल्यूब्रिकेट करेगा फॉर एन ईजी पैसेज। तो ये जो अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्ब सब्सटेंस जिसको हम फीसिस बोलते हैं, ये फिर एंटर करेंगे लार्ज इंटेस्टाइन के सीकम में, जहाँ इलियोसिकल वॉल्व प्रेजेंट है उसके गाइडेंस में उसमें सीकम में जाएंगे, जो कि बैक फ्लो ऑफ फीकल मैटर
प्रिवेंट करेगा, इलियोसिकल वॉल्व। ये इसलिए वॉल्व्स प्रेजेंट होती हैं ताकि बैक फ्लो ना हो किसी भी मटेरियल का। हर जगह जो चेक पॉइंट्स ये लगाए हुए हैं, स्टमक में हो चाहे फिर आगे वो इंटेस्टाइन में हो या चाहे लार्ज इंटेस्टाइन में, तो यहाँ पर ये टेम्परेली स्टोर रहेंगे फिर रेक्टम में जब तक डिफेसिटेशन नहीं हो जाता। और ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो होती है, इट इज़ अंडर न्यूरल एंड हार्मोनल कंट्रोल फॉर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स। हमारे हाथ में नहीं होता जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में सारी एक्टिविटीज़ हो रही है, हमारे हाथ में सिर्फ माउथ वाली एक्टिविटीज़ है जो कि हम च्यू कर रहे हैं। तो जो साइट, स्मेल और प्रेजेंस ऑफ फूड ओरल कैविटी में है, इट कैन स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ सलाइवा, इट इज़ अ न्यूरल मैकेनिज्म। तो जो गैस्ट्रिक और इंटेस्टाइनल सिक्रीशंस होते हैं, देर ऑल्सो सिमिलरली स्टिमुलेटेड बाय न्यूरल सिग्नल्स। और जो मस्कुलर एक्टिविटीज़ होती हैं डिफरेंट पार्ट्स की, वो दे आर ऑल्सो मोटिवेटेड बाय न्यूरल मैकेनिज्म्स। हमें उसके बाद माउथ के बाद कुछ नहीं करना। तो हार्मोनल कंट्रोल भी होता है सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव जूस, इट इज़ कैरिड आउट बाय लोकल हार्मोन्स जो कि गैस्ट्रिक और इंटेस्टाइनल म्यूकोसा प्रोड्यूस करते हैं। आप यहाँ पर इमेज देख सकते हैं, आपके 22 चैप्टर में इसके बारे में हम बात करेंगे जो कि है केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तो उसमें हम बात करेंगे इसके बारे में। अब हम बात करते हैं एब्जॉर्प्शन की। तो जो एब्जॉर्प्शन है, इसमें फाइनली क्या होता है, जो डाइजेशन के एंड प्रोडक्ट्स हैं उनको इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से ब्लड या लिम्फ में पास कर दिया जाएगा, जो कि फिर आगे हमारे सारे टिश्यूज़ उसको यूज़ करके वर्क करेंगे, रिपेयर, वियर टियर जो काम उन्हें करने हैं, और वहाँ से एनर्जी लेकर आगे हमारी बॉडी के फंक्शनिंग में हेल्प करेंगे। तो इट इज़ कैरिड आउट बाय पैसिव, एक्टिव एंड फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। अलग अलग मैकेनिज्म्स हैं एब्जॉर्ब करने के इन सब्सटेंसेस को। तो जो स्मॉल अमाउंट ऑफ मोनोसेक्रेट लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड एंड क्लोराइड आयंस, दे जनरली एब्जॉर्ब बाय सिंपल डिफ्यूजन। इनमें काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को। देखिए सिंपल डिफ्यूजन में भी ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स और ये इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। फिर आगे फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट है, यहाँ पर भी ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स इससे भी होते हैं विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन्स। एंड देन आगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, उसमें भी ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स और यही इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह पास हो रहे हैं इनटू द ब्लड बाय दिस मैकेनिज्म, एक्टिव ट्रांसपोर्ट से हो रहे हैं यहाँ पर। तो इन सब में ये नहीं समझ में आता कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स ये फाइनली होंगे किससे पास होंगे ये ब्लड के अंदर। तो इसका कोई एक प्रोसेस नहीं है, किसी भी प्रोसेस से हो सकते हैं, डिफ्यूजन से भी हो सकते हैं, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट से भी हो सकते हैं और एक्टिव ट्रांसपोर्ट से भी हो सकते हैं। आप इस बात को ध्यान रखिएगा। एंड द पासेज डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मेनली। अब ये जो फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल हैं, ये डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं विलायत, बिकॉज दे आर इनसॉल्यूबल, दे कैन नॉट बी एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड। तो फर्स्टली हम इनको इनकॉर्पोरेट करेंगे इनटू माइसिलीज, स्मॉल ड्रॉपलेट्स में इनको इनकॉर्पोरेट करेंगे, माइसिलीज बोलते हैं जिनको हम, जो कि इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में मूव करती हैं। फिर वहाँ पर इनको स्मॉल प्रोटीन कोटेड फैट ग्लोब्यूल्स, जिनको कि काइलोमाइक्रोन्स बोलते हैं, उसकी फॉर्म में रीफॉर्म कर दिया जाता है इनको। उसके बाद ये फाइनली ट्रांसपोर्ट होते हैं लिम्फ वेसल्स, लैक्टियल्स में, जो कि विलाय में प्रेजेंट होती हैं, अभी आपको दिखाया था हमने। उसके बाद ये जो लिम्फ वेसल्स होती हैं ये अल्टीमेटली रिलीज कर देंगी एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस इनटू द ब्लड स्ट्रीम। इस हिसाब से हमारा फिर फैट भी अब्जॉर्ब हो गया है फाइनली। अब अब्जॉर्प्शन हो गया है, मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन हमने आपको बताया कहाँ पर होता है, ये होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और उसमें भी जियोजेनम और इलियम पोर्शन में। माउथ में क्या होता है, सर्टेन ड्रग्स कम इन कॉन्टैक्ट विद द म्यूकोसा ऑफ माउथ एंड लोअर साइड ऑफ टंग, दे आर अब्जॉर्ब्ड इन द ब्लड कैपिलरीज। स्टमक में वाटर, सिंपल शुगर्स एंड अल्कोहल, इन सब का एब्जॉर्प्शन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन ये तो प्रिंसिपल ऑर्गन है ही सब कुछ एब्जॉर्ब करने का, और बाकी लार्ज इंटेस्टाइन में भी कुछ वाटर, मिनरल्स और ड्रग्स का ही एब्जॉर्प्शन होता है मेनली। अब बाकी जो ये एब्जॉर्ब सब्सटेंसेज हैं, दे फाइनली रीच द टिश्यूज जो कि इनको यूटिलाइज करेंगे। इस प्रोसेस को बोलेंगे एसिमिलेशन। एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन में अंतर है, दे आर नॉट वन एंड द सेम थिंग। तो जो डाइजेस्टिव वेस्ट हमारे सॉलिडिफाइड हुए हैं इनटू कोहेरेंट फीसेस इन द रेक्टम, वो इनिशिएट करेंगे एक न्यूरल रिफ्लेक्स जो कि अर्ज और डिजायर कोज करेगा फॉर इट्स रिमूवल, एंड देन इजेशन ऑफ द फीसेस टू द आउटसाइड थ्रू द एनल ओपनिंग, जिसको हम बोलेंगे डीफेसिटेशन। और इट इज़ अ वॉलेंटरी प्रोसेस, इट इज़ नॉट इनवॉलेंटरी प्रोसेस, एंड इट इज़ कैरिड आउट बाय मास पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। सो उसके बाद हम बात करते हैं फाइनली डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम की। मेन डिसऑर्डर्स जो डाइजेस्टिव सिस्टम में हैं वो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में मोस्ट कॉमन है ड्यू टू बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शंस, एंड दे आर जनरली कॉज्ड बाय पैरासाइट्स ऑफ इंटेस्टाइन लाइक टेप वॉर्म, राउंड वॉर्म, थ्रेड वॉर्म, हुक वॉर्म, पिन वॉर्म, इन सब से होता है मेनली। जैसे कि अब पहली बात करें हम जॉन्डिस की, ये है लिवर का मेन डिजीज़ है, इसमें लिवर अफेक्टेड हो जाता है जिसकी वजह से बाइल पिगमेंट्स डिपॉजिट हो जाते हैं, जिसकी वजह से स्किन, आइज दे टर्न येलो ड्यू टू द डिपॉजिट ऑफ बाइल पिगमेंट्स। वॉमिटिंग, इट इज़ ऑल्सो अ डिसऑर्डर
क्योंकि जो भी ऑर्डर में काम नहीं हो रहा है उसको डिसऑर्डर ही बोलेंगे। वॉमिटिंग इज़ नॉट अ ऑर्डरली थिंग। तो जो स्टमक के कंटेंट का इजेक्शन हो जाए थ्रू द माउथ, इसको हम बोलेंगे वॉमिटिंग। एंड दिस रिफ्लेक्स सेक्शन इज कंट्रोल्ड बाय वॉमिट सेंटर इन द मेड्यूला एंड अ फीलिंग ऑफ नोजिया प्रेसीड्स द वॉमिटिंग। यानी कि नोजिया होता है, जी मतलब मिचलाना, इस टाइप का आप कह सकते हैं। नोजिया, आपको गुड फील ना हो, तो ये वॉमिटिंग के केस में होता है। डायरिया, फिर देन डायरिया इज द अबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ बॉवल मूवमेंट। बॉवल मूवमेंट इज द इजेक्शन ऑफ फीसिस, जिसको हम बॉवल मूवमेंट्स के थ्रू होती है। जो डिफेसिटेशन होता है इट इज़ बाय बॉवल मूवमेंट्स। तो अगर बॉवल मूवमेंट्स की फ्रीक्वेंसी एबनॉर्मल हो जाए और लिक्विडिटी इंक्रीज हो जाए फीकल डिस्चार्ज की, तो इसको हम बोलते हैं डायरिया। ये एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड को रिड्यूस कर देता है। डायरिया मेनली हम बॉवल मूवमेंट्स की बात करें तो 3 टाइम्स अ डे मिनिमम, इतना मैक्सिमम अगर आप कहें तो 3 टाइम्स अ डे, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और अगर देखा जाए वीक में तो 3 टाइम्स अ वीक, इससे कम नहीं होना चाहिए मिनिमम। अगर 3 टाइम्स अ वीक से कम हो रहा है तो देन इट्स लीड्स टू कॉन्स्टिपेशन, और अगर मोर देन 3 टाइम्स अ डे देन इट विल लीड टू डायरिया। तो इसकी एक रेंज है बॉवल मूवमेंट्स की भी। कॉन्स्टिपेशन में फीसेस रिटेन्ड विद इन द रेक्टम एज द बॉवल मूवमेंट्स अगर इरेगुलरली दे आर रिटेन्ड विद इन द रेक्टम, और इसमें सॉलिडिफाइड हो जाते हैं फीसिस भी एंड ड्राई हो जाते हैं। और इंडाइजेशन की हम बात करें फिर, तो फूड इसमें प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होता है, जिसकी वजह से फुलनेस फील होती है और इनडाइजेशन हो जाता है। मेनली इसके कॉजेज़ जो हैं एंग्जाइटी, फूड पॉइजनिंग, ओवर ईटिंग या स्पाइसी फूड, तो आपको इन सब से बचना चाहिए। इनडाइजेशन नहीं होना चाहिए, इट इज़ नॉट अ गुड थिंग। अब हम बात करते हैं इस चैप्टर की बेसिक समरी की। तो सबसे पहले हमने माउथ में डाला फूड, उसके बाद वो गया ओरल कैविटी में। टीथ और टंग ने सलाइवा के साथ मिलकर मैस्टिकेशन करा फूड को। सलाइवरी ग्लैंड के जो हमारे सलाइवा निकला उसमें एंजाइम्स निकले, साथ में सलाइवरी अमाइलेज निकला, उसने स्टार्च को डाइजेस्ट कर दिया। लाइजोजाइम निकला, उसने बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने से बचाया, एंटी बैक्टीरियल काम करा। उसके बाद ये मैस्टिकेट होकर बोलस की फॉर्म में फूड गया ईसोफेगस के अंदर, जहाँ की एपिग्लोटिस ने उसे प्रिवेंट करा विंड पाइप में जाने से, और ईसोफेगस के थ्रू फिर ये गया नीचे स्टमक के अंदर। स्टमक में फिर क्या हुआ, पेप्सिन, पेप्सिनोजिन कन्वर्ट हुआ पेप्सिन में इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, उसने प्रोटीन्स पर एक्ट करा, और फाइनली उसने क्या करा, प्रोटीन्स को पेप्टोन्स और प्रोटियोजिस में तोड़ दिया। एंड देन फिर आगे वो जब ड्यूडेनम में पास करेगा तो पेंक्रियाज से जूस निकला, लिवर से बाइल जूस निकला। बाइल जूस क्या करता है, फैट को डाइजेस्ट करता है। पेंक्रियाज से अलग अलग एंजाइम्स निकले पेंक्रियाटिक जूस के अंदर, जो कि प्रोटीन्स को आगे और तोड़ने में काम करेंगे। और इसमें पेंक्रियाटिक अमाइलेज भी निकला, जो कि जैसे कि माउथ में निकला था सलाइवरी अमाइलेज, उसने माल्टोज में कन्वर्ट करा था, ऐसे ये भी माल्टोज में ही कन्वर्ट करेगा स्टार्च को फिलहाल। तो उसके बाद फिर ये पास करेगा आगे इंटेस्टाइन के अंदर, जहाँ पर फिर इंटेस्टाइनल जूस निकलेगा, जो कि और जो न्यूक्लिक एसिड एंड देन फैट्स वगैरह उनको बेसिक सब्सटेंसेस में तोड़ देगा, जो कि एमिनो एसिड्स में टूट जाएंगे प्रोटीन्स, और ग्लूकोज में टूट जाएंगे सारी कार्बोहाइड्रेट्स, एंड फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में टूट जाएंगे सारे फैट्स। तो उसके बाद फिर ये सब एब्जॉर्प्शन होगा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, एंड देन इट विल पास टू लार्ज इंटेस्टाइन, जहाँ से ये पास होगा रेक्टम के अंदर, जहाँ पर ये कुछ टाइम स्टोर होने के बाद एक न्यूरल रिफ्लेक्शन की वजह से अर्ज प्रोड्यूस करेगा फॉर इट्स रिमूवल, जो कि एनस से फाइनली रिमूव हो जाएंगे टू आउटसाइड ऑफ द बॉडी। तो ये था आपका पूरा डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। सो गाइज फाइनली वी डिड इट, और इतनी बड़ी भी नहीं बनी वीडियो जितनी की मुझे उम्मीद थी। काफ़ी शॉर्ट टाइम में हो गई ये वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि वो भी इससे बेनिफिट ले सकें। और लाइक कर दीजिएगा अगर आपको बिल्कुल पसंद आ ही गई है, तो लाइक तो एक बनता है बॉस। और इसी के साथ अभी हम फिलहाल कंटिन्यू रखेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी को ही, इसके बाद फिर कोई नई यूनिट शुरू करेंगे, तो आप तब कमेंट्स में बता दीजिएगा जो आपको वीडियो चाहिए। सो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बाय बाय।